फ्रेंड्स वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th का जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स या 5 मार्क्स वाले सभी क्वेश्चन को हम लोग आज कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो मेरा पार्ट 1 रहेगा, आपका पार्ट 2 पार्ट 3 बनते रहेगा, लेकिन ये आपका एसएसटी का पार्ट 1 है और पार्ट 1 में लगभग 33 क्वेश्चन करवाया गया है। तो उस 33 क्वेश्चन को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वैसा ही प्रश्न बनाया गया है कि जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप लोग के लिए ये है कि यहाँ पे जितना भी प्रश्न जो करवाया गया है बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल इजी तरीका से एकदम समझाने की गारंटी बोल रहे हैं। एकदम समझ में भी आएगा और साथ साथ में आप लोग को याद भी बहुत जल्दी से हो जाएगा। आप लोग क्या करते हैं कि जब बड़ा देख लेते हैं कि अरे क्वेश्चन इतना छोटा, इसका आंसर इतना बड़ा हो जाएगा। अरे आंसर बड़ा है, इसको पढ़ करके देखिए, बड़ा ही आंसर ना बहुत जल्दी याद होता है। और बड़ा रहने से याद नहीं करना, बड़ा वाले क्वेश्चन को दिमाग में जल्दी फिट होता है। और छोटा वाला क्वेश्चन को फिट भी नहीं कर पाएंगे, एग्जाम में आएंगे तो छोटा तो था ही, भूल गए तो काम खत्म। अब बड़ा वाला में क्या होता है कि भूलेंगे भी तो ऊपर से भूले तो नीचे वाला याद था तो मिला के लिख देंगे। तो ध्यान रखिएगा, बड़ा क्वेश्चन देख करके आप लोग बिल्कुल मत हड़बड़ाइएगा, एकदम समझ में आएगा और टोटली क्वेश्चन आप लोग को याद भी हो जाएगा। और वीडियो कैसी लगेगी एक बार ज़रूर अपनी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ बच्चे लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है। इसी प्रकार फिर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, तो कमेंट एक बार ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग अब बढ़ते हैं। क्वेश्चन है लैंगिक असमानता क्या है। एकदम ध्यान से देखेंगे और एकदम कोशिश करेगा कि आप लोग को जल्दी याद हो जाए, ठीक है ना। याद हो ही जाएगा क्योंकि लैंग्वेज बिल्कुल छोटा करके और समझा करके लिखा हुआ है। लैंगिक असमानता क्या है, ठीक है। तो लैंगिक असमानता किसको कहते हैं समझिए। लिंग के आधार पर समाज में महिलाओं और पुरुषों में जो समानता पाई जाती है उसे लैंगिक असमानता कहते हैं। मतलब लिंग के आधार पर, मतलब लिंग मतलब मेल फीमेल, यही तो लिंग होता है, एक मेल होता है एक फीमेल होता है। तो मेल और फीमेल के आधार पर महिला पुरुष में जो असमानता दिखाई मिलेगा उसे ही लैंगिक असमानता कहते हैं। लैंगिक असमानता का मतलब दोनों में डिफरेंस, ठीक है ना। समानता मतलब दोनों का सेम, असमानता मतलब दोनों का डिफरेंस। तो महिला और पुरुष में जो डिफरेंस, महिला और पुरुष में जो अंतर देखने को मिलता है ना, वही लैंगिक समानता होता है। तो महिला पुरुष में अंतर बहुत तरीका से देख सकते हैं, सामाजिक स्थिति से भी देख सकते हैं, आर्थिक स्थिति से भी देख सकते हैं, राजनीतिक से भी देख सकते हैं। ये सब मिलाइए सामाजिक के अनुसार हो जाएगा। गांव देहात में देखेंगे कि महिला पुरुष में बहुत डिफरेंस मिला लेते हैं। आर्थिक के अनुसार देखें कि कोई महिला बहुत, मतलब आजकल के घर में क्या होता है कि महिला लोग की ही नौकरी है, पुरुष का नौकरी नहीं है। अगर पति पत्नी है तो पत्नी का ही नौकरी है, पति का नौकरी नहीं है। तो दोनों में डिफरेंस यहाँ पे भी हो रहा है। राजनीति है तो राजनीति में भी देखते हैं कि महिला लोग ज़्यादा राजनीति में आजकल भाग भी ले रहे हैं, पुरुष की अपेक्षा महिला का ही ज़्यादा अधिकार मिल रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से लैंगिक असमानता यहाँ पे हम लोग पकड़ते हैं। तो ये था आपका लैंगिक असमानता। देखने में क्या बहुत हार्ड है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। जो बड़ा रहेगा ना दोस्त, हम समझ जाना बड़ा है तो बिल्कुल ईजी होगा। आप लोग क्या करते हैं कि देख लेते हैं कि बड़ा है, उससे अच्छा कि चलो भाई जिधर से हमको छोटा आंसर मिल जाए वही याद कर लेंगे। छोटा तो आप लोग याद कर लेंगे लेकिन भूलेंगे भी तो जल्दी। अब बड़ा में ना कॉन्सेप्टली आप लोग पकड़ के रखेंगे तो आप लोग बिल्कुल हड़बड़ाइएगा नहीं। एकदम गारंटी लेते हैं कि आप लोग को टोटल क्वेश्चन आप लोग को घर पे पढ़ लेंगे एक बार तो याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखिए। अब लोकतंत्र, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहते हैं। आप लोग इतना बड़ा देखेंगे क्या सोचेंगे कि अरे बाप इतना बड़ा है, बट चलो दूसरा गूगल पे सर्च कर लेते हैं, कहीं यूट्यूब से देख लेते हैं और इसके चक्कर में ना छोटा याद कर लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन आपका ये 5 नंबर का, 5 नंबर में अगर ऐसा क्वेश्चन भी इतना नहीं लिखोगे तो क्या नंबर मिलेगा आप लोग को, नहीं मिल पाएगा। गूगल में सर्च करेंगे एक ही 2 लाइन में समझा देगा तो उससे 5 मार्क्स मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। तो थोड़ा सा बड़ा लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए समझिए राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहते हैं। तो राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण इसलिए कहते हैं। आखिर लोकतंत्र का प्राण क्यों है, जो राजनीतिक दल उसको लोकतंत्र का प्राण क्यों कहते हैं, क्यों, आखिर लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी है, क्यों कहा जा रहा है। तो समझिए, क्योंकि राजनीतिक दल जनता की समस्याओं और आवश्यकताओं को सरकार तक पहुंचाते हैं। जो भी राजनीतिक दल रहने से क्या फ़ायदा है लोकतंत्र में, लोकतंत्र का प्राण क्यों है कि रीढ़ की हड्डी एक तरह से क्यों बना हुआ है, क्योंकि राजनीतिक दल रहेगा तभी तो हम लोग अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। अब आपके घर में अगर मान लीजिए कि नल का पानी नहीं आ रहा है, बिजली का सुविधा नहीं है, तो ये सुविधा के लिए कहाँ पर आप जाएंगे। तो आप डायरेक्टली मुख्यमंत्री के पास नहीं जा सकते हैं, डायरेक्टली आप नहीं मिलेंगे उसके पास उनके पास ये सूचना भिजवाने के लिए आप लोग को उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, उससे नीचे, पहले नीचे वाला पार्टी को पकड़ना होगा, उसके बाद ही हम लेवल को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको गांव में मुखिया है तो हम ये बात किसको बोलेंगे,
जा करके डायरेक्टली तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से नहीं बोलेंगे, इसके लिए आप लोग को सबसे पहले मुखिया के पास जाना होगा। अब मुखिया जाएंगे तो मुखिया अब आगे पास उसको बात को करेंगे कि देखिए यहाँ पे ये है, तो फिर नगर परिषद में जाएगा ये बात, फिर नगर परिषद वाला ऊपर भेजेगा। तो इस प्रकार से तो क्या ये जो प्रक्रिया हो राजनीतिक दल के ही कारण हो रहा है, तो राजनीतिक दल एकदम रहना जरूरी है, तो जरूरी है, यही बात यहाँ पे समझा रहा है दोस्त, हम समझते रहिएगा। सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाता है, एक सेतु का कार्य करता है, एक पुल का काम करता है कि नहीं। पुल कैसा होता है, इस तरफ से उस तरफ, तो यहाँ पे भी होता है। हम मेरा बात यहाँ पे घर में बैठे हुए हैं, मुखिया को जाकर के बोल दिए मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, मुखिया क्या करेगा, उसका समाधान के लिए आगे कागज़ को पास करेगा, वहाँ से मिस्त्री आएगा आराम से कर देगा, है कि नहीं। फिर है राजनीतिक दल देश की विभिन्न समस्याओं पर जनता को जागरूक भी करते हैं। उनके द्वारा किए गए प्रचार और सभाओं से आम नागरिकों में राजनीतिक चेतना जागृत होती है। अब कभी कभी देखते हैं गांव देहात में भी जो ग्रामीण इलाके हैं, तो वहाँ पे मीटिंग के लिए मुखिया ये सब, चाहे जो भी राजनीतिक दल वाले होते हैं, जो भी मतलब चुनाव वगैरह रहता है, चाहे उसके पहले भी क्या करते हैं कि लोग गांव में आकर के प्रचार प्रसार करते हैं कि हम आपके गांव में ये करेंगे वो करेंगे, आप ये हमको जिता दीजिए जिता दीजिए। तो राजनीतिक दल रहने से ही ना हम समस्याओं को उनको सुनाएंगे। अब हम देखेंगे कि चले मेरे लायक ये हैं, ये काबिल है मेरे लायक, तो उनको जिताने की भी कोशिश करेंगे, होता है कि नहीं। तो प्रचार प्रसार करेंगे, सभा वहाँ पे मीटिंग भी बैठाते हैं ताकि लोगों को जागृत किया जाए, ठीक है। लोकतंत्र में चुनाव अनिवार्य है, सही बात है, लोकतंत्र में चुनाव एकदम जरूरी है, और राजनीतिक दल ही उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं। राजनीतिक दल रहने से ही उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। उम्मीदवार किसको कह रहे हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति चुनाव में खड़ा होते हैं उसको उम्मीदवार कहते हैं। मान लीजिए हम ही हैं, हम किसी चीज़ में खड़ा हो गए, मान लीजिए कि हम प्रधानमंत्री की तरफ से हम खड़ा हो गए, लोकसभा के चुनाव हो रहा है उसमें हम खड़ा हो गए, तो हमको भी वोट चाहिए, तो हम खड़ा हुए तो हम एक उम्मीदवार बन गए, ठीक है ना। तो उम्मीदवार को क्या करते हैं, खड़ा करते हैं। चुनाव के माध्यम से ही जनता अपनी पसंद की सरकार को चुनती है। चुनाव होगा उसी के अनुसार से क्या करेगा कि जनता को जो पसंद है उसको चुनेगा, यहाँ पे कोई दबाव नहीं होता है, यानी चुनाव के माध्यम से अपनी पसंद की सरकार चुनती है। जिस दल को बहुमत प्राप्त हो जाएगा, जिसको ज़्यादा वोट मिल गया, वह सरकार बना देता है और नीतियों का निर्माण करता है, नीति और वहाँ पे रूल्स वगैरह बनाने लगते हैं। चुनाव हारने वाले दल विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, वे सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करते हैं। और विपक्ष रहेगा तो विपक्ष वाला को भी रहना जरूरी है। विपक्ष रहेगा तो जितना भी सरकार गलत, थोड़ा सा भी गलत काम करेगी तो विपक्ष वाला को मौका मिलता है कि चलो भाई इसके प्रति आवाज़ उठाओ, और ये प्रति आवाज़ उठाने के लिए सब जनता को बीच में भी जागरूक लाने की कोशिश करता है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं विपक्षी दल भी हम लोग के लिए सही होता है, लेकिन विपक्षी दल ज़्यादा में लड़ाई झगड़ा ही होते रहता है कि सरकार थोड़ा सा भी कुछ गलती करेगी, इस गलती को बड़ा करके दिखा देता है ना। तो ये क्या करे, विपक्ष मतलब उसके सरकार के जितना भी गलतियां रहेगा, जो भी गलती करेगी उसका आलोचना करता है। तो दोस्त यही था आपका क्या था, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहते हैं। क्या देखने में तो बड़ा है लेकिन याद करने में इजी लगा, एकदम लगा, याद करने में एकदम इजी लगेगा लेकिन देखने में बड़ा लगेगा। तो देखने में जो बड़ा है ना उसको एकदम समझिए। देखते हैं कोई भी मोटा व्यक्ति रहेगा ना तो उससे डरना नहीं चाहिए, मोटा व्यक्ति के सिर्फ खोखला होता है, एक मुक्का धर के दे दिए ना तो बैठ जाएंगे, लेकिन पतला आदमी ना बहुत ताकतवर होता है। तो क्या मोटा देख के हम हरा गए, नहीं, अरे भाई मोटा देख के और आराम से सटो, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे, बड़ा देख के आप लोग हटिए नहीं। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं तीसरा। देखिए तीसरा भी क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन पढ़ के देखिए इतना इजी वे में है, इतना इजी लैंग्वेज लिखा हुआ है कि आप लोग दम देख करके ना मन गदगद हो जाए कि वाह क्या बात है, ऐसा क्वेश्चन आंसर तो हमको मिले तो सब याद हो जाएगा। और सही बात है, बिल्कुल पढ़ के देखिए, एकदम कोशिश हम यही किए हैं कि एकदम तोड़ तोड़ के हर एक बात को लिख दें ताकि बच्चों को समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे। आतंकवाद जैसे में होता है ना, आतंकवाद कहने का मतलब कोई इलाका उन्ने से बम पटक दिया, कोई उधर से हल्ला हो रहा है, मतलब इसको एकदम आतंकवादी बना रहा है, ठीक है। तो लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आखिर लोकतंत्र की चुनौती कैसे, इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको समझेंगे। आतंकवाद निश्चय ही लोकतंत्र की चुनौती है। किसी भी देश के लिए आतंकवाद एक बड़ा अभिशाप है, सही बात है। आतंकवाद है तो एकदम दिक्कत है, दिक्कत क्या आगे समझिए। यह विकास कार्य में बहुत बड़ी बाधा है। लोकतंत्र और आतंकवाद दोनों ही एक साथ नहीं चल सकते, सही बात है। लोकतंत्र क्या करता है कि देश को विकास करेगा, और आतंकवाद क्या है कि देश को नष्ट करेगा। बताओ, तो दोनों साथ साथ कभी चल सकता है, नहीं चल सकता। लोकतंत्र विकास करेगा तो आतंकवाद आके बम पटक देगा, हो गया तहस नहस। लोकतंत्र के अनुसार वहाँ पे सोचा कि चलो एक विश्वविद्यालय बना दे, आकर के कोई बम पटक के उसको तहस नहस कर दिया, तो हो गया ना बेकार। तो आतंकवाद है तो बेकार है, और लोकतंत्र है तो एकदम बिल्कुल सही है।
लोकतंत्र की स्थिर शासन की पहचान है, जबकि आतंकवाद अस्थिर शासन का। लोकतंत्र तो एकदम आराम से शासन चलते रहेगा, लेकिन आतंकवाद है जहाँ पे हल्ला गुल्ला बम तलवार पिस्तौल जहाँ पे निकल रहा है उस एरिया में विकसित ही नहीं होगा। ठीक है, आतंकवाद कब कहाँ और क्या कर दे इसका कोई भरोसा नहीं। सही देखते हैं, आतंकवाद मतलब आतंकवादी कब कहाँ पे कौची आकर के बम पटक देगा, कब किसको गोली मार देगा, किसी को पता नहीं चलता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भारत ही आतंकवाद से ग्रसित है, सिर्फ भारत ही नहीं, बड़े बड़े देश भी इससे परेशान है। जैसे अमेरिका जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, फिर भी ये क्या कर रहा है कि इस बात से परेशान है। आतंकवाद एक ऐसा चीज़ है ना कि इससे हर एक व्यक्ति परेशान है। जैसे मान लीजिए हम यहीं पे आज पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते हम पढ़ा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, कोई आकर के हमको गोली मार दिया, तो बताओ हमको क्या पता था कि हम पढ़ाते पढ़ाते हमको आज गोली लग जाएगा? नहीं पता था। तो इसी प्रकार ने बड़ा बड़ा देश में भी थोड़ी पता होता कि कब कब मतलब बड़ा बड़ा देश प्लान बना के हमारे देश को तहस नहस कर देगा। तो ये आतंकवाद रहने से बहुत ही छोटा छोटा देश तो छोड़ो भाई, बड़ा देश को भी जीने नहीं दे रहा है लोग मतलब आतंकवाद। और यह बात और है कि आतंकवाद ही शुरुआत इन्हीं सब देशों के द्वारा हुई है। इस प्रकार आतंकवाद की समस्या भी लोकतंत्र की चुनौती है, क्योंकि इससे देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाती है। देश का एकता बचेगा नहीं। देश में एकता बनाकर रखेंगे जिसमें लोग सोचें कि चलो भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ रखें, लेकिन कोई चाहेगा कि नहीं इसको तहस नहस कर दें। साथ रहने की कोशिश करेगा लेकिन तहस नहस करने वाला ज़्यादा बैठा हुआ, तुरंत यहाँ पे दिक्कत कर देगा, है ना। तो यही था दोस्तों, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है। कैसे याद करने में बिल्कुल भी भार नहीं पड़ेगी, आप लोग एक बार जरूर इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भाषा नीति क्या है? भाषा नीति क्या है मतलब भाषा नीति किसे कहते हैं? तो यह एक सरकारी योजना है जो तय करती है कि भाषा का प्रयोग कैसे करना है और कौन सी भाषाएं महत्वपूर्ण होगी और भाषाओं के बीच संतुलन कैसा बनेगा। शिक्षा में भाषाओं का स्थान और भाषाई विविधता को संतुलित करना शामिल है ताकि राष्ट्रीय एकता बनी रहे। और भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा था कि यह एक सरकारी योजना है जो भाषा नीति के अंतर्गत, ये पता भाषा नीति के अंतर्गत क्या पता चलेगा, अगर मान लीजिए भाषा नीति रूल्स बना हुआ है तो इसके अंतर्गत क्या पता चलेगा कि भाषा जो है तो भाषा का प्रयोग कैसे करना है, कौन सी भाषा को ज़्यादा महत्वपूर्ण देना है, कौन भाषा के बीच संतुलन बना के रखना है, शिक्षा में कौन भाषा का स्थान सबसे जरूरी है, भाषाई विविधता में कौन सा स्थान जरूरी है। यही सब के देख रेख करने के लिए एक नीति बना हुआ है जिसका नाम है भाषा नीति। समझ में आ गया? चलिए एक बार जब कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार होंगे तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5। अब राष्ट्रवाद, देखिए राष्ट्रवाद आप बहुत सारे क्वेश्चन आंसर याद करेंगे, बहुत पढ़े होंगे, लेकिन ये देखिए कितना छोटा में है लेकिन बहुत सटीक दम याद होने वाला बात। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है? तो देश के प्रति प्रेम, देश से जिसको प्रेम है और अपने राष्ट्र के प्रति जो एकजुटता मतलब मिल के रहता है, उसी को तो हम लोग कहते हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब देश के प्रति प्रेम और अपने राष्ट्र के प्रति एकजुटता मतलब एक ताकत बना कर रखता है, एकता बना कर रखता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं राष्ट्रवाद। ठीक है, और जो व्यक्ति ऐसा करके रहता है उसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रवादी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रवादी। जैसे मान लीजिए कि हमको देश के प्रति प्रेम है, हम देश से बहुत लगाव है, देश के प्रति हम बहुत अच्छा सोचते हैं, एकदम देश के प्रति एकता बना कर रखते हैं, तो हम ऐसा सोच रहे हैं ना, तो हम क्या हो जाएंगे? हम हो जाएंगे राष्ट्रवादी। ठीक है ना, हम हो जाएंगे राष्ट्रवादी। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन है 1929 के आर्थिक संकट का क्या अभिप्राय है। ये क्वेश्चन आप लोग को दो तरीका से पूछ सकता है कि आर्थिक संकट किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आर्थिक संकट किसे कहते हैं, इतना करके भी पूछेगा, नहीं तो इतना दे देगा कि 1929 के आर्थिक संकट का क्या अभिप्राय है। दोनों तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इस दोनों का तो आंसर सेम ही हो जाएगा। तो समझिए क्या होता है, वैसी स्थिति जब कृषि उद्योग और व्यापार का विकास रुक जाए, मतलब रुक जाए, अवरुद्ध मतलब रुक जाए, रुकावट बन जाए, मतलब कब होगा? जब कृषि उद्योग और व्यापार ये सब ना क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बैंक और कंपनियां का आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएंगे तथा वस्तु और मुद्रा दोनों की बाजार में कोई कीमत नहीं रहेगा, उसी को हम लोग कहेंगे आर्थिक संकट। और आर्थिक संकट आने का मतलब है कि देश पर अगर आर्थिक संकट आ गया तो देश तबाही तो होबे करेगा, हम लोग तो तबाही होंगे, पूरा देश खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो आर्थिक संकट को बचा करके रखना है, क्योंकि आर्थिक संकट से समझिए ना, कृषि ठप हो जाएगा, उद्योग व्यापार ठप हो जाएगा, यहाँ पे जो लोग हैं ना बेरोजगार हो जाएंगे, उनको कोई रोजी रोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी ठप हो जाएगा। तो जो भी लोग अगर उस कंपनी में काम कर रहा है तो भी तो बेचारा बर्बादी हो जाएगा ना।
बैंक और कंपनी आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएगा। बैंक कंपनी ये सब में लोग व्यक्ति जा नहीं पाएंगे क्योंकि किसी का पास पैसा नहीं रहेगा, कंपनी में लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो इस कारण से वहाँ पे ये सब तहस नहस होने की वजह से यहाँ पे मुद्रा और बाजार में कोई कीमत भी नहीं रहेगी, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक संकट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर और निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, और इसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के तत्वों का मिश्रण होता है। यानी मिश्रितवाद अर्थव्यवस्था क्या होगा कि इसमें पब्लिक का भी सहयोग रहेगा और साथ साथ में प्राइवेट लोग का भी, मतलब पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र और साथ साथ में निजी क्षेत्र दोनों का इसमें मिलन रहेगा, जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों आ जाता है। पूंजीवाद भी आ जाएगा और समाजवाद भी आ जाएगा। ये दोनों तत्वों का मिश्रण ही क्या कहलाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है वस्तु विनिमय क्या है। वस्तु विनिमय क्या है? तो वस्तु विनिमय किसे कहते हैं इसको समझेंगे। तो वस्तु विनिमय क्या है कि वस्तु विनिमय एक ऐसी प्रणाली है जहां मुद्रा के बिना, मुद्रा मतलब पैसा के बिना, एक वस्तु या सेवा के बदले सीधे दूसरी वस्तु का सेवा का लेन देन किया जाता है, और यह सामानों का सीधा आदान प्रदान होता है। मतलब वस्तु विनिमय में क्या होता है कि अगर कोई, जिसमें एग्जाम्पल समझिए कि अगर हमको अनाज लेना है तो अनाज कहीं से लेना है ना, तो हम अनाज या कपड़ा लेना है तो हम ना उसके बदले में कोई सेवा देंगे। जैसे कहने का मतलब वस्तु विनिमय में क्या हो गया कि हम कोई भी चीज़ खरीदेंगे ना तो पैसा से नहीं खरीदेंगे, हम अपना सामान कुछ देंगे तो उधर से हमको सामान मिलेगा। मान लीजिए कि हमको चाय पत्ती चाहिए, ठीक है, चाय पत्ती हमको चाहिए, ठीक है, और दुकान में गए तो दुकान वाला बोला कि आपको चाय पत्ती चाहिए ना, तो ठीक है आपसे ना हमको मसूरी चाहिए, अगर आप मसूर दे देते हैं, मसूरी दे देते हैं तभी हम आपको चाय पत्ती देंगे, लीजिए। अब जब तक उसको मसूरी नहीं देंगे तो चाय पत्ती हमको मिलेगा नहीं। तो वस्तु विनिमय यही होता है कि वस्तु के बदले में वस्तु को बदलना वस्तु विनिमय कहलाता है। मौद्रिक प्रणाली में कि मुद्रा से अपने वस्तु को लेना, वही होता है मौद्रिक प्रणाली। अब वस्तु विनिमय में कि एक ऐसा प्रणाली जहां मुद्रा के बिना एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन किया जाता है। पैसा नहीं, वस्तु से वस्तु बदलाएगा, ठीक है। तो यही होता है मेरा वस्तु विनिमय। चलिए नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख करें। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो इसका दो कारण बताओ, क्यों वो युद्ध हो गया था। आखिर प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट कैसे हो गया, जो 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन याद रखिएगा कि 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन था कि प्रथम विश्व युद्ध के दो कारण। तो पहला कारण यहाँ पे देख रहे होंगे कि युद्ध से पहले यूरोप दो गुप्त गुटों में बटा था। देखिए युद्ध जब स्टार्ट हुआ तो यूरोप दो पार्ट में, यूरोप देश में ही दो पार्ट बन गया। दो पार्ट कौन कौन? एक बन गया त्रिपक्षीय संधि, और दूसरा जो बन गया आपका कहने गया यहाँ त्रिपक्षीय, दूसरी तरफ त्रिपक्षीय समझौता। एक था त्रिपक्षीय संधि और दूसरा बन गया त्रिपक्षीय समझौता। एक ही देश में दो तरह का गुट बन गया, दो तरह का गुट बन गया, जिसका एक का नाम था त्रिपक्षीय संधि, दूसरा का नाम था त्रिपक्षीय समझौता। अब दोनों में कौन कौन देश आया? तो दोनों में देश जो आया, त्रिपक्षीय में आ गया जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। ये तीनों अलग देश हो गया, मतलब एक जैसा जो त्रिपक्षीय में गया। और दूसरी त्रिपक्षीय समझौता जो हुआ, इसमें कौन कौन आ गया? ब्रिटेन आ गया, फ्रांस आ गया और रूस। ये तीनों एक साथ और ये तीनों एक साथ, ये तीनों शामिल हो गया। और इन संधि के कारण जब दो देशों के बीच संघर्ष हुआ तो उनके सहयोगी देश भी मजबूरन युद्ध में खींचते चले जाएंगे। अब बताइए, अगर किसी को हेल्प करेंगे, मान लीजिए कि हम किसी से लड़ाई कर दें और हमसे कोई हमारे साथ कोई देने लगे, तो जो मेरे साथ देगा तो उसके साथ भी तो लड़ाई हो जाएगा। तो अब उससे लड़ेगा तो उसके फैमिली वाले उसके साथ देने लगेंगे, अब उसको फैमिली से होगा तो आगे वाला देगा वो फैमिली के सपोर्ट। तो ऐसी करते करते पूरा देश में क्या हो गया था? युद्ध चालू हो गया था, ठीक है। खाली सपोर्ट करने के चक्कर में कि हम उसको सपोर्ट किए तो चलो तू बीच में कहा आ गया, ठीक है, तब तोरों से लड़ेंगे। अब ये आ गया तो वो तू कहा आ रहे, तीसरा आदमी कहा आ गया, तब उससे भी लड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये लड़ाई जो है बढ़ते चला गया और सब देश मिल करके वहां पे लड़ाई होने लगा। तो यही बात यहाँ पे था दोस्त, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण ये भी था कि 28 जून 1914 को आर्क ड्यूक फर्डिनेंड एक व्यक्ति थे, मतलब क्या बोलते हैं, जनरल थे, एक व्यक्ति अंग्रेज थे जिनका नाम था आर्क ड्यूक फर्डिनेंड। इसको क्या है कि बोस्निया एक राजधानी है, वहाँ पर ना इसको जा करके हत्या कर दिया था। तो इसको हत्या कर दिया तो अब राजा को कोई हत्या करेगा, अंग्रेज वाला समझते हो ना, किसी राजा का अगर हत्या करोगे तो समझ जाओ लड़ाई तो निश्चित है। तो यहाँ पे जा करके आर्क ड्यूक फर्डिनेंड का क्या कर दिया था? हत्या कर दिया था। तो इसके कारण भी
प्रथम विश्व युद्ध चालू हो गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध का यही 2-3 कारण था, हम यहाँ पे बता दिए। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 10। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? देखने में लग रहा है कि बाप क्या क्वेश्चन है रे भाई, पढ़ लो, बिल्कुल ईजी है, पढ़ लीजिए, एकदम हिम्मत रखिए, हिम्मत से पढ़िए, बिल्कुल ईजी आप लोग को लगेगा तो लगेगा, बस एक बार पढ़ना जरूर, ठीक है। क्या है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? तो समझेंगे, सत्ता की अगर साझेदारी है, सत्ता अगर साझेदार करते हैं तो लोकतंत्र में महत्व क्या बताता है उसको समझिए। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में बहुत अधिक महत्व रखती है, इसके चलते कोई किसी को दबाकर नहीं रख सकता। क्योंकि अगर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सत्ता है, तो सत्ता रहने से क्या मतलब कि किसी को हम लोग दबा करके नहीं रख सकते। दबा का मतलब किसी के ऊपर प्रेस हम बना के नहीं रख सकते हैं, किसी के ऊपर प्रेस आप नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे भारत जो है लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यहाँ पे व्यक्ति अपना मन से अपना पसंदीदा नेता को चुना है। अब अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? अप्रत्यक्ष का मतलब जहाँ पे लोग अपनी मर्जी से खुद मतलब जनता जो है वो सरकार को चुनती है। तो जब अगर हम चुने किसी सरकार को तो हमको पसंद है तभी ना, तो वही हमारे ऊपर इतना तो ये नहीं करेगा कि दबाव बना कर रखेगा, नहीं ना ऐसा करेगा। तो यही बात यहाँ पे समझा रहा है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र पर बहुत अधिक महत्व रखती है, इसके चलते कोई किसी को दबाकर नहीं रख सकता। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही एकमात्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिनमें सभी के हाथों में ताकत होती है। सही बात है, सभी के हाथों में ताकत होती है। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास कोई दरोगा आ गया, ठीक है, अगर दरोगा कोई बात के लिए आपसे उलझ गया, तो क्या ऐसा नहीं कि आप दरोगा को कुछ नहीं बोल सकते? बिल्कुल आपको फुल्ली पावर है कि आप दरोगा से भी बहस कर सकते हैं, लेकिन हाँ वो बात आपको, आपके पास जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि दरोगा के सामने जो मन जो जाके गाली उली दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना, लेकिन हाँ जिसके खिलाफ आपको करना है वो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बाइकें चला रहे, हेलमेट पहने हुए, फिर भी हमको पकड़ के कुछ कारण से, छोटा मोटा कारण से हमको कुछ पकड़ लिया, हाथापाई कर लिया, तो उसके खिलाफ भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो यही बोल रहा है कि लोकतंत्र रहने से ही ना जनता के हाथों में भी ताकत है, ऐसा नहीं कि आपके पास भी ताकत है। इसका महत्व विशेषता इस बात से है कि किसी को असंतोष प्रकट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यदि बहुमत आपके साथ है तो इसका अर्थ है कि सभी आपसे संतुष्ट है। अब मान लीजिए कि आप चुनाव में खड़ा हुए, अब बहुमत हमारे साथ हो रहा है, अगर हम जीत रहे हैं, पता चला कि भाई चुनाव में हम आगे हैं, इसका मतलब क्या पता चला कि जनता लोग जो है वो हमसे न प्रसन्न है, और जनता हमको अपने काबिल समझ रही है, और वो समझती है कि ये अगर चुनाव में जीतेंगे तो हमारे लिए बहुत ही भलाई होगा, तभी तो जनता हमारे बहुमत को साथ दे रही है। तो यही बात बताता है कि यदि बहुमत आपके साथ है तो इसका अर्थ है कि सभी आपसे संतुष्ट है। यदि किसी को केंद्र में मौका नहीं मिलता, अगर मान लीजिए कि चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने के बाद अब हमको चुनाव हम लड़े केंद्र के लिए, मतलब केंद्र में समझ रहे हैं ना, प्रधानमंत्री के तहत हम उधर से चुनाव लड़े, तो क्या कि वहां से हम हार गए, वहां पे क्या कि शासन में साझेदारी नहीं कर पाए, वहां से हम हार गए, ठीक है। जब केंद्र से हार गए तो हम अपन राज्य में कोशिश करेंगे। यदि वह इसमें भी असफल हो गया, अब राज्य में भी आए, तो राज्य में अपना राज्य में अगर चुनाव लड़े, यहाँ पे भी हम हार गए। अगर स्थानीय निकाय में अपना भाग अजमाए, और स्थानीय मतलब गांव देहात में मुखिया के लिए, नगर परिषद के लिए, नगर वार्ड के लिए, अगर इसमें भी हम क्या कर रहे खड़ा हुए, अगर इसमें भी हार जाते हैं, तो आपको क्या पता चलता है? इससे आप समझ जाइए कि यदि वहां पर भी उसे जीत नहीं मिलती तो इसका अर्थ यह है कि जनता उसे उस काबिल नहीं समझती है, भले वे विरोधी में झंडा लहराते रहे। मतलब अगर वो पता है ये केंद्र से हारा, राज्य से हारा गया, अगर वो अपना ग्राम पंचायत से भी खड़ा वो भी हार गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जनता आपको पसंद नहीं कर रही, आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं, ठीक है। तो लोकतंत्र का महत्व इस प्रकार से सत्ता में बना के रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, लौह अयस्क के प्रकार बताओ। लोहा वाला जो अयस्क होता है, तो लोहा कितने प्रकार का होता है, लोहा के अयस्क के प्रकार बताना है। तो लोहा के अयस्क में पहला हो जाएगा हेमेटाइट, दूसरा हो जाएगा मैग्नेटाइट, तीसरा हो जाएगा लिमोनाइट, चौथा हो जाएगा सीडेराइट। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग से पूछा और चौथा हो जाएगा आपका सीडेराइट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12। क्वेश्चन 12 है, गहन कृषि किसे कहते हैं। तो गहन कृषि क्या होता है? गहन कृषि को समझेंगे कि खेती का वह तरीका जिसमें किसान जमीन के एक छोटे टुकड़े पर, एक जमीन पर, बड़ा जमीन चाहे छोटा ही जमीन रहे, बेचारा कोई गरीब है, तो जमीन के एक छोटे टुकड़े पर अधिक मेहनत और खाद उर्वरक का उपयोग करके अधिक उत्पादन करने की कोशिश करता है, और इसी को बोलते हैं गहन निर्वाह कृषि। यानी कहने का मतलब क्या हो गया दोस्त कि
अगर मान लीजिए कोई किसान है, कोई किसान के पास ना ज़मीन बहुत कम है और उसी ज़मीन में ना छोटा टुकड़ा पर ही वो क्या करेगा कि बहुत सारे चीज़ को उत्पादन करना चाहेगा, तो बिल्कुल वो लोग किसान सफल हो सकता है, बिल्कुल वो उपजा भी सकता है। अब छोटा ही खेत है, अब छोटा खेत में चाहे कि हम बहुत सारे चीज़ को एकदम उपजा लें तो उपजा सकता है, उत्पादन की मात्रा को बढ़ा सकता है, लेकिन हाँ उसके लिए खाद, उर्वरक, अनेक तरह की दवाइयाँ का प्रयोग करना पड़ेगा। दवाई का प्रयोग करेगा, घना होगा कोई चीज़, जो अगर उपजाएंगे तो वो घना होगा, घना होने के बाद वो खेत में फैलेगा। इस कारण से आप जो छोटे किसान हैं वहाँ पे छोटे ज़मीन पर ही वो खाद और उर्वरक का प्रयोग करके उत्पादन की मात्रा को बढ़ा सकता है, और ये जो करता है उसी को हम लोग कहते हैं गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 14 है, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में क्या अंतर है। तो कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग किसे कहते हैं, ध्यान से समझेंगे। कृषि आधारित उद्योग में क्या होता है कि ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि उत्पादों, पौधों और जानवरों पर निर्भर करते हैं। मतलब कृषि आधारित उद्योग जो होगा ना वो पौधा और जानवर पर निर्भर होगा। पौधा से या तो उसको बेचारा को भरण पोषण होवे, या तो जानवर के थ्रू। अब जानवर के थ्रू का मतलब गाय है तो गाय से दूध भी मिलेगा, दूध से और मक्खन बनेगा, तो ये सब के द्वारा उस पर आप वो क्या करता है, निर्भर रहता है। दूसरा क्या है, इनका स्रोत खेत होगा या तो बगीचा होगा, नहीं तो पशुपालन होगा। कृषि आधारित उद्योग में ही ना होगा, जो बेचारे कृषि पर निर्भर है तो यही सबसे जीवन यापन करेंगे। तीसरा, ये ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार प्रदान कर सकते हैं, गांव के क्षेत्र में अपना रोजगार प्रदान करेंगे। अगर गाय है तो व्यक्ति अगर गाय बछड़ा दिया तो उससे अगर 8-10 को मतलब गाय बन गया तो उससे अपना रोजगार को बढ़ा सकता है। ठीक ना, एक गौशाला खोल देगा, खटाल खोल देगा, जिसके कारण वहाँ से दूध एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए अपना भेज के अपना पैसा कमा सकते हैं। तो यह ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा दे सकते हैं। या पौधे ही रोप करके अगर बढ़िया सा अगर केला का पूरा बगीचा बनाया हुआ है, कोई आम का बगीचा बनाया हुआ है, अमरूद का बागान बनाया हुआ है, तो इसके थ्रू भी किसान लोग अपना भरण पोषण कर सकते हैं। चौथा आ गया कि इनके उत्पाद अक्सर सीधे उपभोग के लिए होता है। सीधे उपयोग मतलब डायरेक्टली कस्टमर को मिल जाएगा, कंज्यूमर गुड्स हो जाए, मतलब डायरेक्टली कस्टमर को, इसके लिए उसको कुछ अलग प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे मान लें कि कोई गांव में अगर अमरूद का बागान है तो अमरूद हमको लेना है, तो क्या डायरेक्टली जाएंगे अमरूद तोड़ के या तोलवा कर ले आएंगे, डायरेक्टली खा लेंगे, हो गया ना, इसमें कुछ हमको झमेला नहीं हुआ। लेकिन खनिज आधारित उद्योग में ऐसा नहीं है। खनिज आधारित उद्योग में डायरेक्टली हम कोई भी चीज़ को नहीं ग्रहण कर सकते हैं। समझिएगा, नीचे लिखा गया बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए दोनों को हम सामने दिखा रहे हैं, अब समझिएगा खनिज आधारित, दोनों आप लोग मिलाइएगा तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, कृषि उद्योग तो समझ गए। खनिज में क्या होता है कि ये उद्योग कच्चे माल के लिए, यहाँ पे भी कच्चा माल है, यहाँ पे भी कच्चा माल है, लेकिन ये था कृषि उत्पाद के लिए, लेकिन ये जो है खनिज और अयस्क पर निर्भर रहेगा। खनिज आधारित उद्योग खनिज पर ही निर्भर रहेगा, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब खनिज पर निर्भर है। ठीक है, कोयला निकलेगा तो हम ये आगे काम करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं हो पाएगा, तो ये खनिज और अयस्क पर निर्भर है। दूसरा, इनका स्रोत पृथ्वी की खुदाई और खनन से होते हैं। अगर मान लीजिए कोयला निकालना, तो कोयला क्या धरती के ऊपर है, धरती पर ही है, लेकिन वो गड्ढा करने के बाद ही होगा, खनन करने के बाद ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इनका स्रोत पृथ्वी की खुदाई होगा, लेकिन इसका स्रोत क्या होता है, कृषि आधारित में स्रोत क्या है, खेत है, बागान है, पशुपालन, लेकिन खनिज आधारित में क्या है, पृथ्वी की खुदाई इसका मेन जड़ है। ठीक है, तीसरा, कृषि आधारित में क्या होता है कि ये ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देगा, और खनिज आधारित क्या होता है कि ये आमतौर पर औद्योगिक क्षेत्र और शहरी केंद्रों के पास होगा, है ना, जहाँ पे शहर है वहाँ जहाँ पे कोयला खनाया, तो कोयला खदान से निकला तो कोयला खदान से निकलने के बाद उस शहर में पहुँचाने का काम करेगा। ठीक है, या औद्योगिक क्षेत्र जहाँ पे विकसित क्षेत्र है वहाँ पे पहुँचाने का काम करेगा। ठीक है, चौथा आ गया कि इसके उत्पाद अक्सर अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल या मशीनरी के रूप में उपयोग किए जाते हैं। डायरेक्टली हम लोग उस कच्चे माल का प्रयोग नहीं कर सकते, मशीनरी, पहले मशीन से उसको कुछ करना पड़ेगा, मशीन से सफाई होगा, मशीन से पेट्रोलियम निकला, पेट्रोलियम से डीजल बना, पेट्रोल बना, ये सब बन रहा है, तो ये सब बनने के लिए डायरेक्टली अगर ज़मीन से निकला, डायरेक्टली हम लोग को मिल पाता है, नहीं मिल पाता है। हम लोग को लाने के बाद फिर मशीनरी के द्वारा प्रयोग करके वहाँ से पेट्रोल, डीजल, किरोसिन जो भी रहेगा वो सब निकालेगा, उसके बाद ही हम लोग को मिलता है। तो यहाँ पे खनिज आधारित में यहाँ पे ये होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14, गिरमिटिया मजदूर क्या का अर्थ क्या है। अब आप लोग देखिए, गिरमिटिया मजदूर कहीं कहीं एक के लाइन में देखे होंगे, लेकिन वो आप लोग समझ नहीं पाएंगे, इस जो बड़ा हल्का रहेगा ना उसको समझने में थोड़ा सा आसान हो जाती है। तो गिरमिटिया मजदूर समझिए क्या होता है कि गिरमिटिया मजदूर उन भारतीय मजदूर को कहा जाता था जिसमें अंग्रेज लोग भारत के मजदूरों को एग्रीमेंट के तहत यूरोपीय देश या अपने यहाँ या फिर अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में ले जाते थे, और इन मजदूरों की मजदूरी बहुत ही कम होती थी तथा इन्हें मुख्यतः कृषि कार्य में लगाया जाता था, और इस तरह के मजदूर को ही गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। अब समझिए क्या होता है, गिरमिटिया का मतलब होता है एग्रीमेंट। ठीक है ना, उन लोग को अग्रीमेंट यहाँ पे देख रहे हैं, अनुबंध
अनुबंध मजदूर किसको कहते हैं? अनुबंधित मजदूर क्या होता है? जो एग्रीमेंट पे जाता है। एग्रीमेंट कहने का मतलब कि अगर अंग्रेज है, अंग्रेज पहले तो भारत में ही शासन करता था, तो अंग्रेज अगर भारत में है और भारत से अगर उसको इंग्लैंड में भेजना था तो कोई मजदूर को, तो यहीं पे मजदूर के कागज पर एक एग्रीमेंट बनाकर दे देता था कि तुमको अब यहाँ से वहाँ जाना है और तुमको 5 साल तक एग्रीमेंट है, 5 साल के पहले तुम अपने देश यानी भारत में नहीं आ सकते हो। वहाँ पे क्यों? एग्रीमेंट हो गया, ठीक है ना। और एग्रीमेंट जब हो जाएगा तो जितना साल का एग्रीमेंट रहेगा उतना साल उसको वहाँ पे रहना है। और इस वजह से ये क्या करता था कि कहाँ कहाँ, या तो वो यूरोप वाला देश में भेज देता था जो अपना इलाका में है, या तो फिर क्या करता है जहाँ प्रभाव वाले क्षेत्र में जहाँ पर देख रहा है कि अरे भाई यहाँ कंपनी मेरा चल रहा है लेकिन वहाँ पे मजदूर कम हो जा रहा है, तो चलो भाई यहाँ से भारत के मजदूर को उठाओ और सीधे भेज दो जहाँ पे ज़रूरत है। तो इस प्रकार से इस व्यक्ति को क्या करता था, नचाते रहता था, कभी यहाँ कभी वहाँ, इस प्रकार से। लेकिन हाँ, एग्रीमेंट के तहत, तभी तो इसका नाम पड़ गया गिरमिटिया मजदूर, कि जो अपने भारत के देश को ही, भारत देश के मजदूर को ही क्या करता था, अंग्रेज जो था एक जगह से दूसरे जगह भेजता तो वो भी एग्रीमेंट करके, और इसी के तहत वहाँ पे बेचारे का मजदूरी भी बहुत कम होता था, वहाँ पे इनकम भी बहुत था कम, बहुत मजदूरी कम देता था, और जो देता था उसको रखना पड़ता था, ठीक है ना। तो ऐसे ही मजदूर को हम लोग कहते थे गिरमिटिया मजदूर, जो कि अपने देश से दूसरे देश में अंग्रेज जो भेजता था। समझ में आ गया? चलिए, संघीय शासन की 2 विशेषता बताएं। संघीय शासन की 2 विशेषता बताएं। फेडरल गवर्नमेंट के 2 कारण बताना है, 2 विशेषता बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करें, संघीय शासन की 2 विशेषता निम्नलिखित है। पहला, दोहरी सरकार संघीय प्रणाली में 2 स्तर की सरकार बनाती है। अब देखिए, शासन प्रणाली में दोहरी सरकार होता है। दोहरी सरकार 2 तरह का बनाएगा, एक होता है केंद्र सरकार जो पूरे देश के लिए होता है, और एक दूसरा राज्य सरकार जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य के लिए होता है, यानी अपने प्रांतीय सरकार, मतलब प्रांत सरकार उसी को बोलते हैं जो राज्य सरकार होता है, राज्य सरकार को ही प्रांत सरकार कहते हैं। तो दोहरी सरकार में क्या कहते हैं, क्या होता है कि इसमें 2 तरह के सरकार होगा। एक होता है केंद्र सरकार जो अभी भी होता है, देखो ना, एक केंद्र सरकार है, एक भी राज्य सरकार होता है। हर एक राज्य में एक सरकार होगा, केंद्र सरकार जो एक ही होता है। जैसे में अभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को देखिए, अभी एक ही प्रधानमंत्री जो पूरा देश पे शासन कर रहे हैं, लेकिन बिहार है, झारखंड है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, कोलकाता है, ये सब क्या है, ये सब राज्य में अपना अपना एक सरकार है, ठीक है ना। तो यही बात यहाँ पे बताया गया है। दूसरा विशेषता क्या है कि शक्ति का विभाजन, मतलब संविधान के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति और कार्यक्रम का स्पष्ट बंटवारा हो गया है, ताकि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। अब देखिए, संविधान में भी दोनों का अलग अलग शक्ति और दोनों का जो कार्य है बांटा गया है। अब केंद्र सरकार का, तो केंद्र को क्या काम करना उसका अलग कार्य है। अब राज्य सरकार है तो राज्य के अंतर्गत क्या काम करना उनका अलग बांटा हुआ है। अब ऐसा नहीं कि हम राज्य में कुछ विकसित कर रहे हैं तो केंद्र सरकार आकर के ऊपर अड़चन डालेगा कि नहीं आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना, हम इस राज्य को विकसित नहीं होने देंगे, हम ये नहीं करने देंगे। ये किसी का पावर नहीं, क्योंकि संविधान में पूरा लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार का जो काम है वो करेंगे, राज्य सरकार का जो काम है वो करेंगे, ठीक है। तो यही था दोस्तों संघीय शासन की 2 विशेषता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। विश्व बाजार किसे कहते हैं? तो विश्व बाजार क्या होता है, उस बाजार को कहते हैं जहां पे विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों के लिए खरीदने के लिए उपलब्ध हो। विश्व बाजार मतलब पूरा विश्व के चीज को एक जगह पर मार्केटिंग करवा देना, उसी को तो कहेंगे विश्व बाजार। जैसे में भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, जैसे में मुंबई एक ऐसा जगह है जहाँ पे पूरा देश विदेश का जितना भी सामान आएगा वो मुंबई में आपको मिल जाएगा, ठीक है। मुंबई मिल जाए, क्योंकि मुंबई को विश्व बाजार के अंतर्गत कहते हैं, क्योंकि मुंबई में टोटल देख यहाँ पे समझिए ना, विश्व बाजार यानी टोटल विश्व दुनिया भर में जितना भी सामान है, अगर हमको कुछ घट रहा है ऐसा चीज़ जो कि बहुत दूर विदेश में मिलता है, तो वो आप मुंबई में जाकर के ढूंढ लीजिए, मुंबई में आपको मिल जाएगा, क्योंकि पूरा विदेश का चीज़ मुंबई में ही आता है। तो मुंबई आपका हो जाएगा आर्थिक राजधानी मुंबई, मतलब विश्व बाजार के रूप में उभर कर आया है, ठीक है। चलिए, बफर स्टॉक क्यों बनाया जाता है, समझिए बफर स्टॉक क्यों बनाते हैं। बफर स्टॉक क्वेश्चन ये सब पूछा हुआ, सब इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, ध्यान से रखेंगे। बफर स्टॉक जो है दोस्त इसलिए बनाया जाता है ताकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, यानी खाने वाले चीज़ को सुरक्षित रखने के लिए बफर स्टॉक बनाते हैं। आखिर क्यों खाने वाला सुरक्षित, ऐसा क्या चीज़, तो समझिए क्या, कीमतों को स्थिर रखा जाए और सूखे, ये समझिए सूखे, बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं या पूर्ति की कमी के समय आपातकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए ही बफर स्टॉक बनाते हैं। यानी बफर स्टॉक में क्या होता है दोस्त कि बफर स्टॉक में पहले क्या करता है, वहाँ पे खाद्य सुरक्षा, जैसे में धान, चावल, गेहूं, चाहे जो भी सूखा रूखा जो भी चीज़ है, सूखा जैसे में ये सब, सूखा कहने का मतलब चावल हो गया, गेहूं हो गया, दाल हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, यही सब, ठीक है। या और भी कोई खाद्य पदार्थ ऐसा होगा जो एक जगह पर रखा होता है, और जहाँ पे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, सूखा प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ पे आपातकाल आ गया, तो वहाँ पे फिर इस जगह से बफर स्टॉक से उस
अनाज को निकाल करके और वहाँ पे बढ़ाया जाता है जहाँ पे बाढ़ से ग्रसित है, जहाँ पे लोग सुखाड़ से ग्रसित है, और उस व्यक्ति को भोजन कराने का प्रबंध कराया जाता है। तो ये सब कहाँ से सरकार देती है? तो वही होता है बफर स्टॉक के द्वारा सरकार भेजती है उसके पास। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन है समोच्च कृषि किसे कहते हैं? तो समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? तो समोच्च कृषि जो होता है वो ढलान और पहाड़ी वाले भूमि पर की जाने वाली एक ऐसी विधि है, मतलब समोच्च कृषि जो होगा वो ढलान पर, जो टुकलाव टाइप का है, ढलान है या पहाड़ी वाला जो इलाका है वहीं पे ये समोच्च कृषि होता है, जिसमें किसान ढलान के आर पार समोच्च रेखाओं के साथ जुताई और बुआई करते हैं, जिससे पानी के बहाव की गति धीमी हो जाती है, मिट्टी और पानी का कटाव रुक जाता है और मिट्टी में नमी का संरक्षण भी होता है। जैसे यहाँ पे फिगर से आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए किस प्रकार से यहाँ पे खेती करने के लिए गया है, एक आरी टाइप का यहाँ पे देख रहा है ना, ये आपको इस प्रकार से कुछ कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा होगा, देखिए इस प्रकार से। तो यही जो बना होता है देख रहे सब आरी टाइप का, इसमें क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं समोच्च कृषि, कि ताकि यहाँ पे अब देखिए ये सब देख रहे हैं, इसे देखने से क्या लग रहा है कि ढलान है, नहीं लग रहा है, देखिए ढलान है कि नहीं? तो यही ढलान वाले इलाका में क्या होता है कि अगर ऐसे ही से बना हुआ रहता है तो इसमें पानी का जमाव होता है। अब पानी जमाव होने से क्या होता है कि मिट्टी का कटाव से बचेगा, और मिट्टी कटेगा तो पानी वहाँ पे बना रहेगा, तो फसल भी वहाँ पे अच्छा उपज जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं समोच्च कृषि। नेक्स्ट है गुप्त मतदान क्या है? गुप्त मतदान किसे कहते हैं? तो गुप्त मतदान एक ऐसी मतदान प्रणाली है जिसमें मतदाता की पसंद को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाता है। मतदाता उसको कहते हैं कि जो वोट देते हैं, जैसे मान लीजिए हम वोट दिए तो हम मतदाता हो गए, ठीक है ना, तो मतदाता उसी को कहते हैं। तो गुप्त मतदान क्या होता है कि एक ऐसी मतदान प्रणाली जिसमें मतदाता की पसंद को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाता है। जो वोट दिया तो उसको दम गोपनीय रखा जाएगा, किसी को बताया नहीं जाएगा। इसमें कोई भी व्यक्ति यह नहीं जान सकता है कि इस मतदाता ने किस उम्मीदवार या पार्टी को वोट दिया है। वही तो होता है गुप्त मतदान, मतलब गुप्त मतलब छुपा करके, मतदान मतलब वोट देना, जो चुप्पे चापे वोट दे दिया किसी को पता ना चले, वही तो मेरा गुप्त मतदान है जो यहाँ पे लिखा गया है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा दोस्त, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी हो सके तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट अपना प्यारा सा कमेंट एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है अशिक्षा लोकतंत्र के अभिशाप है कैसे? देखिए ये 3 टाइप का क्वेश्चन है, और तीनों टाइप का क्वेश्चन को एक ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि अशिक्षा लोकतंत्र के लिए अभिशाप है कैसे? दूसरा है क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है? और तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है कैसे? तो यहाँ पे आप लोग को तीन तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए अब तीनों को आंसर एक ही होगा। अब ऐसा नहीं कि तीनों है तो तीनों का आंसर अलग अलग होगा। अब बारी बारी से इसको, मतलब तीनों क्वेश्चन को एक ही बार में समझ लेते हैं, बारी बारी से नहीं। तीनों क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या होगा। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि हाँ शिक्षा का अभाव तो लोकतंत्र की चुनौती है। अगर जिसको शिक्षा नहीं है लोकतंत्र के बारे में, उसको तो बहुत बड़ा चुनौती है। वो क्या करेगा? जिसके नॉलेज ही नहीं है कि चुनाव में किसको वोट देना है, तो ढेर क्या करते हैं पियांक लोग जो शराब पीते, वो क्या करते हैं चुनाव के समय में जो होते हैं वोट देने वाले होते हैं, जो मतदाता हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं सीधे जा कर के जिसको मन किया जिसको वोट दाकर दे दिया। ये समझा ही नहीं कि किसको वोट हमको देना है, किसको नहीं देना है, कौन मेरे लिए उम्मीदवार सही होगा, कौन नहीं होगा। बस पैसा दे दिया, उसको खरीद लिया और जा करके वोट दे दिया, ठीक है। तो यही बात बता रहा है कि शिक्षा के लिए चुनौती कैसे, अगर शिक्षा की कमी रहेगा तो लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम लोग को पूछ रहा है। तो समझिए हाँ शिक्षा का अभाव मतलब शिक्षा की कमी लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग जितनी अच्छी तरह से कर सकता है, उतनी तरह से अशिक्षित व्यक्ति नहीं कर सकता। सही बात है। जो पढ़े लिखे व्यक्ति रहेंगे वो अच्छी तरह से मताधिकार का प्रयोग करेंगे, वोट का प्रयोग करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं हैं, वो व्यक्ति क्या है, अशिक्षित हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं है, तो वो मताधिकार का सही प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अर्थात अशिक्षित व्यक्ति लोकतंत्र के महत्व को ही नहीं समझ पाएंगे, और वे नहीं समझ पाते हैं कि अपने मत का प्रयोग किस प्रकार किया जाए, अर्थात मत किसे दें, मतलब वोट किसे दें। मत का मतलब वोट, उसको यही नहीं समझ में आता है कि किसको हम वोट दें, किसको वोट नहीं दे, किसी को दे दो उसको सही लगता है, ठीक है। भारत में शिक्षा की दर कम होने के कारण यह एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसलिए नागरिकों का शिक्षित होना स्वस्थ लोकतंत्र के विकास में महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कहा गया है कि नागरिक की कोई भी हो शिक्षित होना जरूरी है, ताकि लोकतंत्र के महत्व को समझ सके और अपने अच्छे से अच्छे उम्मीदवार को खड़ा कर सके, ठीक है। तो इसका आंसर यही था।
क्वेश्चन नंबर 27 है, दम हड़बड़ाइए नहीं, बिल्कुल 33 क्वेश्चन है, फिर पार्ट 2 हम लेकर के आएंगे। 33 क्वेश्चन को आप लोग जरूर तब तक पढ़िएगा, आज नहीं तो आज तो ये वीडियो डाला जाएगा, आज ये वीडियो डाला हुआ है, ठीक, कल एक दिन मतलब टाइम लेंगे और परसों के समय में फिर इसको हम लोग डालेंगे, मतलब 1 से 2 दिन के अंदर डालेंगे। क्यों 2 दिन समय हम क्यों लेते हैं? क्योंकि 2 दिन के अंदर आप लोग इसको याद कर लो। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप लोग को लोड ज़्यादा हो जाएगा, फिर याद ही नहीं कर पाएंगे। तो 1 से 2 दिन में टारगेट रखिए कि 2 दिन के अंदर हमको याद कर लेना, अगला दिन आएगा तो वो वीडियो हम लोग को फिर पढ़ लेना और फिर वो याद कर लेना। तो हम ऐसा टारगेट बनाइए और कोशिश यही करना है कि आज ही याद करना। जब आज वीडियो देख रहे हो, जिस दिन वीडियो देखोगे उसी दिन याद करने की क्षमता रखिए कि हमको आज ये रट लेना है, तो याद करना है। और रटना क्या, समझ में आ जाएगा तो मन से ही तो लिखना है। एसएसटी रटेंगे थोड़े ना, एसएसटी को समझ के लिख देना है ना। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 4 समस्याओं का वर्णन करें। यहाँ पे देखिए 2 तरह से क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन क्या क्या रहेगा कि भारतीय लोकतंत्र की 4 समस्या, एक समस्या देगा और एक पूछेगा भारतीय लोकतंत्र की विशेषता। 2 तरह से आपसे पूछेगा, एक आपसे विशेषता पूछ देगा कि भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखें या भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 4 समस्याओं को लिखें। तो ये विशेषता पूछेगा तो ये दूसरा आंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं कि इसका आंसर ही होगा। विशेषता पूछेगा तो इसका आंसर दूसरा है, समस्या पूछेगा तो उसका आंसर दूसरा है, दोनों सेम नहीं है, दोनों का आंसर बहुत अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको समस्या को समझते हैं, फिर विशेषता वाला अगला क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो समझिए इसको। भारतीय लोकतंत्र की समस्या क्या है? पहले तो लोकतंत्र की समस्या के लिए शिक्षा का अभाव। अगर पढ़ाई लिखाई नहीं रहेगा, शिक्षा उनके पास नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो क्या करेंगे? भारत के अधिकांश लोग अशिक्षित हैं, यानी अशिक्षित जनता लोकतंत्र के महत्व को ही नहीं समझ पाएंगे। क्या लोकतंत्र होता है, क्या है? जिसको मन किया जिसको वोट जा करके दे देना, हमको क्या है, वोट किसी को देंगे हमको लिए सही है, चाहे किसी को तो नहीं भी सही है। अरे तो भाई सोच समझ के वोट देना चाहिए। तो अशिक्षित व्यक्ति ऐसा करते हैं। ठीक है, दूसरा, लोकतंत्र में विश्वास की कमी। ढेर क्या होता है कि लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं, विश्वास करते ही नहीं कि अरे हमारा वोट देने से क्या हमको खाना खिला रहा है, अगर हम मोदी जी को जिता देंगे तो मेरे यहाँ खाना ला के दे देंगे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अरे खाना ही सिर्फ आप ही को खाना चाहिए, देश को नहीं बचाना है। तो देश को बचाने के लिए तो वो खड़े हैं। ऐसा नहीं कि सबके घर में चलो भाई आज दाल घट रहा, लो 200 रुपया ले लो, तुमको दाल दे देते हैं। फिर भी तो सरकार इतना कर ही रही है, राशन सबको फ्री दे रही है। सरकार बहुत अपने तरफ से बहुत कोशिश करती है कि जनता को किसी न किसी प्रकार से सबका हेल्प होते रहे। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि हम जो मांगे वो सरकार दे, तो सरकार को भी तो आगे सोचना है कि हमको क्या करना है, उनको अपने देश को बचाना है। और आप लोग अगर सब एकता बना करके रखेंगे तो देश भी मेरा विकसित होगा। ठीक है, तो लोग यही सोचते हैं कि अरे हम किसी को वोट दें या नहीं भी देंगे तो क्या दिक्कत है, नहीं देंगे फिर भी ठीक, और दे तो अभी ठीक। लेकिन जो पढ़े लिखे व्यक्ति रहेंगे वो वोट का महत्व समझते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़े लिखे रहेंगे वो वोट का महत्व ही नहीं समझेंगे। ठीक है, तो दूसरा बात क्या था कि लोकतंत्र में विश्वास की कमी, विश्वास ही नहीं होगा। भारतीय जनता की लोकतंत्र में आस्था कम है, लोगों की देश की चिंता कम और निजी स्वार्थ की चिंता ज़्यादा है। वही तो बताया अभी, वही तो बता रहे हैं कि देश के बारे में नहीं सोचना, बस हमारे बारे में कि अरे हमको मोदी जी नहीं दे रहे, मेरे यहाँ चावल नहीं आ रहा है, मेरे यहाँ ये नहीं आ रहा है, हमारे घर में पानी नहीं है, हमारे घर में मतलब ये कुछ भी। तो अरे भाई नहीं है तो वो अपना देश को चलाएंगे, और आप लोग को भी तो देख ही रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से लोकतंत्र में ढेर को विश्वास नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, मतदाता का दुरुपयोग मतदान का दुरुपयोग। भारतीय जनता मतदान के महत्व को ही नहीं समझ पाती है और यहाँ मतदान का दुरुपयोग कर देते हैं, किसी का महत्व नहीं समझता, जेकरा मन के जाकर टिप दिए तो मतदान बेकार ही न चला गया। देखिए कि कौन जनता को, किसके प्रति सब लोग जनता जागरूक है, किसको जिताना चाह रहा है, किसके प्रति सब जागरूक हो रहा है, तो उसको भी हम वोट देंगे। क्योंकि जब सब जनता उसके प्रति खुश है, इसका मतलब वो सही करने वाला व्यक्ति होगा, तभी तो सब जनता उसके साथ खुश है। तो आप भी उसके साथ दे दीजिए। अब ऐसा नहीं कि उसको दे रहा तो हम अकेले इसको टिपेंगे, तो आप तो एक वोट बर्बाद कर दिए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। चौथा है नागरिक गुणों का अभाव। नागरिक के अंदर गुण भी अभाव रहता है। क्या कि भारत में नागरिक गुणों का विकास नहीं हो पाया है, जनता अपने अधिकार को समझ नहीं पाती है। इसी प्रकार सब लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? तो एक अमेरिका के, देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। यहाँ पर नाम नहीं लिखाया, अच्छा इनका नाम नहीं लिखा है तो ध्यान रखेंगे। अमेरिका के पहले एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था अब्राहम लिंकन, और यही एक कहा किए थे, लोकतंत्र का डिफाइन दिए थे अब्राहम लिंकन साहब। ठीक है, क्या डिफाइन दिए थे कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने लोकतंत्र के बारे में कहा कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए चलाया गया शासन है, और इस प्रकार लोकतंत्र जनता का ही शासन है। मतलब क्या बताएं कि लोकतंत्र जो है ना वो जनता के द्वारा
मतलब लोकतंत्र जो जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, ठीक है ना। ये जनता के द्वारा भी बनाया गया और जनता के लिए शासन है। जो जनता कहेगी वही हम लोग को भी करना है, क्योंकि जनता ही इसको चुना है। जिसमें हम लोग मोदी जी को जीता है तो क्या उनके फैमिली वाले जीता है? हम लोग जीता है। तो अब बताए जिताने के बाद वो शासन भी तो हम ही लोग पे कर रहे हैं ना, हम ही लोग पे शासन भी कर रहे हैं। तो लोकतंत्र वही तो बताया कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए चलाया गया शासन है। जनता का भी है लोकतंत्र, जनता के द्वारा और जनता के लिए चलाया गया क्या है? शासन है। तो उसी को क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। चलिए 29 क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन करें। यहाँ पे 4 विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या था कि उनके 4 समस्या बताना था। यहाँ पे कि अब 4 विशेषता बताना है। तो समझिए भारतीय लोकतंत्र की 4 प्रमुख विशेषताएं कौन कौन है, समझेंगे। पहला, भारत में नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं करते, बल्कि वे मतदान के माध्यम से अपने प्रतिनिधि में कौन करें, तो सांसद नहीं तो विधायक, यही दोनों को क्या करते हैं हम लोग चुनते हैं, जो कानून और नीतियां बनाते हैं। सही बात है। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली नहीं कहते कि चलो फलाना व्यक्ति को चलो चुनाव में जिता दो, ऐसा नहीं। उसके लिए वोट पड़ेगा, हम लोग को कहने से नहीं होगा, वोट होगा, गुप्त मतदान होगा, गुप्त मतदान देकर उनको जिताएंगे, ठीक है ना। तो यही बोल रहा है कि बल्कि वे मतदान के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को हम लोग चुनते हैं, और जब वो जीत जाते हैं तो वो कानून और अनेक तरह की नीतियाँ बनाएंगे। दूसरा है, भारत में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव, यानी भेदभाव बोले तो जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा, ये सब आप लोग को नहीं देखना और उसको वोट दम बिल्कुल देना है। अब ऐसा नहीं कि 18 वर्ष से उससे अधिक है और हम चल गए कि अरे भाई तुम मुसहर है, नहीं तुमको वोट नहीं देना, और तुम डोम है नहीं देना है, तुम कुम्हार हो नहीं तुमको भी नहीं, तुम कहार हो जी तुमको भी वोट नहीं देना है। तो इस प्रकार जातिवाद भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है। और देखिए यहाँ पे जितना भी हम जाति का भी नाम लें, कोई अपने दिल पे जाति का नाम नहीं लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश किए हैं, आप लोग ऐसा बात को दिल पे बिल्कुल मत लेना कि अब सर जो है जातिवाद किए हैं, जाति के नाम लिए हैं, तो जाति का सिर्फ नाम लिए हैं और हम समझाने की कोशिश की। कोई भी अपने दिल पे जातिवाद के प्रति ऐसा गलत नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो चलिए, किसी भी भेदभाव या जाति, धर्म या लिंग यानी शिक्षा के वोट देने का क्या है, अधिकार है। सभी व्यक्ति को अधिकार मिला हुआ, जो व्यक्ति 18 साल के ऊपर है। 18 साल के नीचे वाले व्यक्ति को अधिकार नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है कि भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के नियंत्रण से मुक्त हैं। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है और संविधान की व्याख्या करती है। भारतीय लोकतंत्र में क्या होता है कि जो न्यायपालिका होती है, भारतीय लोकतंत्र में जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, जो विधायिका है, ये नियंत्रण से मुक्त है। और ये जो नियंत्रण जो होता है वो यह नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगी। नागरिक के मौलिक अधिकार जो जगह उसको रक्षा करना है। ये किनका काम है, न्यायपालिका का, कार्यपालिका का, विधायिका का, ये सब का काम है कि जो भी जनता बोल रही है, अगर जनता का आवाज़ क्या कहना चाह रही जनता, उनको ये तीनों मिलकर के सुनेंगे और इस पर विचार करेंगे, ठीक है। और संविधान की उस पर क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे कि इस संविधान के अनुसार इस बात को करना सही है या गलत है, ठीक है ना। जितना भी राजनीति में जो भी विधायक है, जो संसद है, कोई भी कितना भी बड़ा नेता हो, उनके संविधान की तरह ही चलना है। जैसे संविधान में वैसे चलना है। बिना संविधान के आप लोग को आगे नहीं बढ़ना है, और बिना संविधान के आप अपने मन से कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चौथा है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का, अपना भारत देश का सबसे बड़ा संविधान है, ध्यान रखिएगा। जो सरकार की शक्ति को, नागरिक के अधिकार को और कर्तव्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। सरकार की कितना शक्ति देना है, नागरिक का क्या क्या अधिकार है, उसका कर्तव्य क्या क्या है, ये सब बात को परिभाषित किया गया और सब बात को संविधान में शामिल किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों यही था आप लोग को भारतीय लोकतंत्र की 4 विशेषता। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी वे में, एक बार दम पढ़िए मन से, दम समझ में आ जाएगा। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है दोस्त। आप लोग दम धैर्य बना करके पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, दम समझ में आएगा तो आएगा, ठीक है। आप वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, होची मिन्ह मार्ग की क्या उपयोगिता है। तो इस मार्ग का मुख्य उपयोग है कि उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम में सैनिकों, हथियारों, गोला बारूद और भोजन की आपूर्ति भेजने के लिए किया जाता था। होची मिन्ह मार्ग क्या था, एक तरह से रास्ता ही था, लेकिन ये जो रास्ता था ना, एक तरह से गुप्त रास्ता था, जो किसी को पता भी नहीं चलता था। अमेरिका वाला सेना को तो बिल्कुल नहीं पता चलता था कि कहाँ से ये सब आ रहा है, ठीक है ना। इस मार्ग से मेन उपयोग क्या करता था कि कोई भी सैनिक है, सैनिक को भेजा जाता था, कोई हथियार है उसको भेजता था, गोला बारूद
उपलब्ध है उसको भेजना होता था। भोजन की अगर कमी हो रहा था, भोजन की आपूर्ति के लिए हो ची मिन्ह मार्ग से भेजा जाता था, जो लाओस और कंबोडिया के पड़ोसी देश से होकर गुजरता था। जो लाओस और कंबोडिया ये दोनों पड़ोसी देश थे, और वही पड़ोसी देश से ये सब सैनिक को, हथियार को, गोला बारूद को भेजा जाता था, जिससे अमेरिका सेना ने इसे पूरी तरह रोकना कठिन था। अमेरिका सेना को भी नहीं समझ में आता था कि आखिर ये रास्ता भाई क्या है और कैसे लेके जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा क्यों की गई। बिल्कुल इजी, एकदम समझते रहेगा दोस्तों, हार्ड बिल्कुल इजी, हम हार्ड खुद नहीं लिखे आप लोग को, एकदम इजी इस वजह से कि ताकि आप लोग भी अच्छे से अच्छे मार्क्स उठा सके। अपने लैंग्वेज में भी लिखना है, ठीक है ना, ज़्यादा बुक का लैंग्वेज यूज़ नहीं करना, वरना आप लोग को थोड़ा सा याद भी करने में प्रॉब्लम होगी और याद भी ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा क्यों की गई। आखिर लेनिन नई आर्थिक नीति क्यों बनाया, आखिर क्यों उसका घोषणा ऐसा करना पड़ गया, लेनिन ऐसा क्यों किया कि अब नया नीति बनाना चाहिए, क्या जरूरत पड़ा था उसको, तो समझिए। लेनिन ने 1921 में नई आर्थिक नीति की घोषणा रूसी अर्थव्यवस्था को गृह युद्ध की वजह से क्या हुआ था कि रूस का जो अर्थव्यवस्था था ना वो तहस नहस हो गया था, गृह युद्ध हो गया था, अपने में ही लड़ रहा था। गृह युद्ध उसको कहते हैं जो अपने में लड़ रहा है, अपने घर में, अपने घर का मतलब अपने देश अपने में लड़ रहा है। ठीक है ना, तो गृह युद्ध की वजह से क्या हो गया, भारी नुकसान हो गया। ठीक है ना, अब भारी नुकसान से अब उबरना है ना, ऐसा तो नुकसान है तो अब लोग डूब गया, अब उसको तो किसी न किसी तरह उसको उठाना है। तो नुकसान से उबारने और किसानों एवं मजदूरों को असंतोष खत्म करने की थी, जिससे कठोर राज नियंत्रण से हटकर बाजार उन्मुख व्यवस्था अपनाई, निजी व्यापार और कृषि में छूट दे दी ताकि उत्पादन बढ़े और देश में आर्थिक स्थिरता आ सके। लेनिन बहुत अच्छा भी किया, नई आर्थिक नीति जब घोषणा की तो इससे क्या हुआ कि कृषि को भी छूट दे दिया कि चलो भाई कृषि को अगर 30% टैक्स लग रहा था चलो 5% लगेगा, कृषि को भी हो गया कि चलो इस वजह से क्या होगा कि उत्पादन बढ़ेगा, जब उत्पादन बढ़ेगा तो हर एक चीज़ में विकसित होते चला जाएगा। ठीक है ना, नया नया व्यापार खोजेगा, तो हर एक चीज़ से वो पूरा नियम कानून को दम बदल दिया। जो पहले का नियम था तो उस नियम को दम चेंज कर दिया और चेंज करके एक नया नियम बनाया, और इस नियम में यही रखा गया कि कृषि में छूट दे दो, जो बाजार उन्मुख व्यवस्था है, जो बाजार में जो भी व्यवस्था बन रहा है उसको बरकरार रखो, निजी व्यापार को बढ़ावा दो, जो भी छोटा छोटा व्यापार उसको दम बढ़ाते चलो, टैक्स ये सब दम कम कर दो। तो इस प्रकार वो लेनिन क्या था, नई आर्थिक नीति क्या, और नई आर्थिक नीति में यही हुआ जिससे वो सोचा कि रूसी अर्थव्यवस्था है, जो रूस की अर्थव्यवस्था उसको जल्दी से जल्दी हम बढ़ा सकें। ठीक है, क्योंकि लड़ाई में किसी को फायदा नहीं हुई, समझ जाइए। आइए अपने में लड़ रहा था तो लड़ेगा तो फायदा होगा, गुस्सा में अगर हम गुस्सा भी हो जाए, अब गुस्सा में किसी को हम जाकर के मार दे तो गुस्सा में तो लगेगा एकदम चिरोही से मुड़ी काट दें, एकदम चाकू से मार दे उसको, एकदम भाला ठोक के मार दे, एकदम लगता है कि मार दे, एकदम इतना चिर बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन क्या करेंगे, गुस्सा को शांत करके रखिए। गुस्सा तुरंत अगर 10 मिनट में शांत होगा तो फिर पछतावा, ऐसा ना कि फिर पछताना हो जाए। तो गुस्सा में किसी को फायदा नहीं हुआ, हमेशा हानि ही होता है। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन और है, 32 और 33, 34 तक है ना, हाँ 2-3 क्वेश्चन और होगा। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग किसे कहते हैं, तो केंद्र सरकार द्वारा भारत के 4 प्रमुख महानगर, यानी कि जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा 4 प्रमुख महानगर कौन कौन भाई, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाली 6 लेन वाली 5,846 किलोमीटर लंबी सड़कों को स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग कहते हैं। यानी स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग में 4 गो शहर का नाम लिया था, जिसमें दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है और कोलकाता है, चारों को जोड़ा और 6 लेन वाली, 6 लेन मतलब 6 लाइन। ठीक है ना, बोलते हैं कि 6 लाइन किसको कहते हैं कि रोड एकदम चौड़ा रहेगा, हिमालय जो रोड है, और 6 लाइन रोड कहने का मतलब कि एक बार में ना 6 गो ट्रक पार हो जाना चाहिए, 6 ट्रक एक बार में वहाँ पे अट जाना चाहिए। ठीक है ना, कि 3 गो इनने से भी चल जा, 3 गो उनने से भी, एक ही बार में, तो उसी को कहते हैं 6 लेन। तो बताइए कितना बड़ा होगा। अब इमेजिन करिए कि 6 ट्रक को एकदम सामने एक दूसरे के एकदम पैरेलल इधर खड़ा करते चला जाए। ठीक है ना, तो बताइए लंबा हो जाएगा ना, तो उसी को बोलते हैं 6 लाइन। ठीक है, कोई 8 लाइन है तो इसका मतलब एक बार में 8 गो गाड़ी पार हो जाए, वो ट्रक से रिलेटेड। ऐसा नहीं कि गाड़ी पार हो मतलब अभी हीरो होंडा स्प्लेंडर वो सब पार करो, वो सब पार तो यहाँ सिंगलो रोडवा में 4 गो पार हो जाता है एक बार में। ठीक है ना, तो उसको बोला है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करें। बोल्शेविक क्रांति के किन्हीं 2 कारणों को लिखना है, कौन कौन कारण है समझिएगा। 1917 की रूसी क्रांति को भी बोल्शेविक क्रांति कहते हैं, ध्यान रखिएगा, और रूसी क्रांति को भी बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। इसके 2 तत्कालिक कारण कौन थे, पहला
प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भारी पराजय। जब प्रथम विश्व हुआ था उसमें रूस हार गया था, तो हारने के बाद इसको क्या क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध था जो 1914 से 1918 के दौरान रूसी सेना को जर्मनी और ऑस्ट्रिया से करारी हार का सामना करना पड़ा। रूस वाला हार गया। रूस वाला को हराया कौन? जर्मनी। रूस वाले को हराने का काम कौन कर दिया? जर्मनी और ऑस्ट्रिया। ये दोनों के वजह से वो रूस क्या हो गया? हार गया। और 1917 तक लगभग 70 लाख सैनिक मारे जा चुके थे और युद्ध के कारण रूस की अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गया, एकदम डगमगा गया, जिससे जनता और सैनिकों में जार शासन के प्रति तीव्र असंतोष फैल गया। अब जार के रूस के जो राजा होता था उसको हम लोग जार कहते थे, आप लोग को पता होना चाहिए। रूस के राजा को हम लोग क्या बोलते थे? जार बोलते थे। ठीक है, तो वहाँ के जनता जो था, जनता और सैनिक में एकदम गुस्सा आ गया, असंतोष हो गया, एकदम हमेशा वो राजा से ही चीरते रहता था कि इस सब के वजह से ये लोग लड़ा और इस सब के वजह से बताओ जी 4 साल में अंदर जो लड़ाई हुआ, ठीक है ना। और 1917 तक कि 18 भी नहीं, 1917 तक कि 70 लाख सैनिक, लगभग 1 करोड़ के आसपास सैनिक मारा गया। बताओ, तो इसमें जनता आक्रोशित होगा कि नहीं होगा? ठीक है। दूसरा क्या कारण था बोल्शेविक क्रांति के? दूसरा कारण था कि अब देखो कारण तो होगा ही, जब लड़ाई झगड़ा होगा तो घाटा तो होगा ही ना। अभी तो बताया कि लड़ाई झगड़ा में किसी को फायदा नहीं हुआ है। चलिए, अरे यार, दूसरा हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि खाद्यान्न की भारी कमी, यानी कि खाद्यान्न की भारी कमी और भूखमरी। यहाँ पे क्या हो? खाद्यान्न मतलब खाए वाला चीज में बहुत कमी हो गया और वहाँ पे क्या हो गया? भूखमरी भी हो गया। ठीक है, भुखमरी। अब समझिए इसको क्या कह हो रहा था कि युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिकांश अनाज ना सेना को भेज दिया जाता था। अब बताओ जी, युद्ध होगा तो वहाँ पे जो सैनिक गया हुआ युद्ध करने के लिए तो उसको तो भोजन चाहिए, तो अनाज क्या करता था कि यहाँ से जितना भी अनाज होता था ना उस सैनिक को भेज दिया जाता था, जिससे शहरों में रोटी और आटे की भारी किल्लत हो गई। भारी ठंड और भूख से तंग आकर पेट्रोग्राद, देखो एक जगह का नाम है पेट्रोग्राद, की महिला, श्रमिक और अन्य जनता ने सड़कों पर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिन्हें क्रांति का रूप ले लिया। अभी सब क्या करता था कि युद्ध होने के चलते ये सब क्या करे, एकदम सैनिक के लिए पूरा दाल चावल सब बेच रहा है, और जब यहाँ से भेज रहा है तो यहाँ पे दाल चावल का रेट एकदम महंगा करते चले गया। अब महंगा करते चले गया तो यहाँ का जनता को उतना जुट नहीं रहा था। तो वहाँ जो पेट्रोग्राद था, पेट्रो लिखा गया है, जो पेट्रोग्राद की जो महिला थी, जो महिला श्रमिक थी, वो क्या कही, जनता और महिला ये दोनों मिलकर के ना सड़क पर प्रदर्शन चालू कर दिया। अब ये प्रदर्शन चालू किया तो इनने इसका क्रांति रूप ले लिया और इस प्रकार से क्रांति धीरे धीरे बढ़ते चला गया और सरकार पड़ गया चक्कर में। सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब हम करें तो क्या करें, उन्हें सैनिक भी मरा रहा है, उन्हें नहीं भेजेंगे तो उधर दिक्कत, इन्हें महिला लोग को नहीं पूरा करेंगे तो इन्हें दिक्कत। तो यही था इसका दोस्त, इसका 2 कारण। ठीक है, चलिए, ये आपका आज का वीडियो में लास्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र के विषय में बताया। तो देखिए दोस्त, अभी तक हम 33 क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सभी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। सभी प्रश्न को आंसर, जो प्रश्न जितने उसके आंसर को हम लोग बहुत डिटेल यानी कि बहुत अच्छे तरीका से अपने लैंग्वेज में एकदम लिखा गया है। कोशिश करते होंगे कि आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विषय में बताएं। तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, क्या होता है अर्थव्यवस्था? तो एक अर्थव्यवस्था आर्थिक गतिविधियों का एक ऐसा संगठन है जिसमें लोग अपने कार्य के लिए मौका ढूंढते हैं कि हमको किधर से कार्य मिले, वो ढूंढेंगे और आजीविका का संपादन करें कि हमको कार्य मिले तो हम अपना जीविका को बढ़ाते चले। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वे सारी क्रियाएं जिनमें किसी न किसी रूप में अर्थ यानी धन का निहित होता है, धन का खर्च होता है। मतलब अर्थव्यवस्था क्या होगी कि अपनी कार्य का मौका ढूंढेंगे। कार्य को कुछ कार्य करने के लिए उसको कुछ ना कुछ तो पहले खपत करना पड़ेगा। अब हम लोग को मान लो कोई दुकान खोलेंगे तो दुकान ऐसा थोड़ा है कि हम डायरेक्टली सोए हुए हैं, सुबह में उठे तो पता चला अरे भाई ऑटोमेटिक भगवान जी यहाँ पे दुकान लगा दिए, ऐसा तो नहीं होगा। उसके लिए हम लोग को खर्च करना पड़ेगा। तो खर्च करेंगे तो यही तो यहाँ पे बताया है कि इस प्रकार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वे सारी क्रियाएं आती है जिनमें किसी न किसी रूप में अर्थ यानी धन निहित होता है, धन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र कौन कौन होता है? पहला होता है आपका प्राथमिक क्षेत्र, पहला हो गया प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र। ये आपका 3 प्रकार का क्षेत्र होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में आप लोग को क्या कहता है वो समझिए। प्राथमिक क्षेत्र कहता है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि एवं इसकी सहायक क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि क्षेत्र आता है और कृषि क्षेत्र में जितना भी होगा सब प्राथमिक क्षेत्र में चला जाएगा। जैसे पशुपालन, कोई भी आप पशुपालन कर रहे हैं, चाहे मुर्गी पालिए, चाहे भैंस पालिए, चाहे बकरी पालिए, चाहे गाय पालिए, चाहे भेड़ को पालिए, कोई भी चीज़ आप पाल रहे हैं, मछली पालन, मत्स्य पालन, मछली भी पाल रहे, तो सब कृषि में अंतर्गत आएगा। तो पशुपालन हो गया, वानिकी वन से रिलेटेड आ गया, मत्स्य पालन कोई चीज़ खनन होगा, कोई खुदाई करेंगे, तो ये सब आप
आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है, अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र को ही हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि क्षेत्र कहते हैं, जो कि अभी शुरू में भी आपको बताए हैं। अब द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है दोस्त, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है कि द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं और इस क्षेत्र में विनिर्माण, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति ये सब क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब तृतीयक क्षेत्र क्या होता है मित्र, समझिए तृतीयक क्षेत्र क्या होता है कि तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, जिससे हम लोग को सेवा मिलेगा, जिससे हम लोग को सेवा मिलेगा वो तृतीयक क्षेत्र में आता है। और इस क्षेत्र में सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, इसमें परिवहन, संचार, भंडारण, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, सार्वजनिक प्रशासन तथा अन्य सेवाएं को सम्मिलित किया जाता है। मतलब जिससे हम लोग को सेवा मिलेगा वो तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा। तो बताओ ना, बैंकिंग है, बैंक से हम लोग को सेवा मिल रहा है, परिवहन से सेवा मिलता है, बैंक में देखते हैं पैसा जमा करते हैं, फिर हमको पैसा जरूरत है वहाँ से सेवा मिल गया। परिवहन है तो परिवहन में एक जगह से दूसरा जगह जाते हैं तो हम लोग को सेवा मिल गया, उसको पैसा दे दे तो उसका भी सेवा मिल गया। तो इस प्रकार से तृतीयक क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं और द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहेंगे, प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये था आपका टोटल 34 क्वेश्चन, जो कि जितना भी इंपॉर्टेंट था हम सब क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इतना ही में से एग्जाम में आएगा, लेकिन 34 तक हम लोग पहुंचे हैं, धीरे धीरे और भी लेवल को बढ़ाएंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर डाल के जाइएगा कि तभी ताकि हम लोग को पता चले कि वीडियो से आप लोगों को कितना फायदा है, क्या फायदा नहीं है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।